हम आज के क्लास में सॉलिड स्टेट पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले के क्लास में जो था, हम इससे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट किए तो सिलेबस में जो सीबीएसई क्या किया है, सॉलिड स्टेट को हटा दिया है। मगर जेई, नीट, इस सब में जे सॉलिड स्टेट से भी क्वेश्चन आता है। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बंगाल बोर्ड, वो सब अपना सॉलिड स्टेट रखा ही है। तो एनसीईआरटी बुक के फॉलो करते हुए थोड़ा आगे की ओर कंपटीशन को फाइल देखते हुए हम इस पर वर्क कर रहे हैं। तो इसमें आज हमको जो है सॉलिड स्टेट पर चर्च करते हैं। तो मैटर के स्टेज होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, टाइप का रहता है स्टेज। तो सॉलिड, यह जो कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है, पदार्थ सब्सटेंस, आखिर होता है क्यों, सॉलिड क्यों होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है, यह सब कुछ इस पर निर्भर आपको करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स वह फोर्स होता है जिससे एटम्स, मोलिकुल, कोई सबस्टांस को अगर तोड़ेंगे तो छोटा छोटा पार्टिकल्स में निकलेगा, एटम्स, मोलिकुल्स, आयन्स। तो वह एटम और मोलिकुल्स, आयन एक दूसरे या पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे एटम होगा, चाहे मोलिकुल्स होगा या आयन्स होगा, यह एक दूसरे से बॉन्डेड रहता है फोर्स के द्वारा। वो फोर्स कहलाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स आपको ज्यादा होगा तो वह सबस्टांस सॉलिड होगा, कम होता है तो लिक्विड होगा, गैस में नहीं के बराबर होता है। सपोज कीजिए हम ऐसे करके सबस्टांस को पकड़े, पॉकेट में भी रख ले, हम कुछ नहीं पकड़े हैं, गैस को पकड़े हैं, तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है। और मोलिकुल्स के बीच के जो डिस्टेंस रहता है, ये डिस्टेंस जो रहता है, इस डिस्टेंस को इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो जिस सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आपको निग्लिजिबल, नगण्य नहीं होगा तो होगा सॉलिड। लिक्विड में थोड़ा रहता है, गैस में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इनफिनाइट रहता है, इसलिए कोई से कोई पकड़ नहीं आता रहता है। तो हम इसमें सॉलिड पढ़ा रहे हैं। तो सॉलिड मैटर, सबस्टांस या मैटर के स्टेज होता है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस निग्लिजिबल, नगण्य नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड। तो सॉलिड के प्रॉपर्टी देखते हैं। सॉलिड में डिफिनिट वॉल्यूम, मास, सब कुछ डिफिनिट होता है। तो सॉलिड को वही कहते हैं, दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इसमें मास, वॉल्यूम, शेप रहता है निश्चित। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, उसके बीच के डिस्टेंस जो रहता है तो बहुत, वही कहें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मोलिकुल्स जो एक दूसरे से बॉन्डेड रहता है, ये सबस्टांस बॉन्डेड जो रहता है, यह होता है इंटर, इसके बीच में दूरी को इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत शॉर्ट, इसमें कम होता है सॉलिड में। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर लॉन्ग, ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वही एटम, मोलिकुल्स, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मोलिकुल्स फिक्स पोजीशन पर रहता है, मगर कैन ओनली एसोसिएटेड अबाउट देयर मीन पोजीशन। जब उस सॉलिड को हम ऐसे करके घुमाते हैं, रोटेट करते हैं सॉलिड को, तो मीन पोजीशन से थोड़ा मोलिकुल्स डिस्प्लेस होता है सॉलिड में। तो दे हैव इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, वो होता है थोड़ा कंप्रेसिबल, लचीला नहीं होता है, और रिजिड सॉलिड होता है। तो यह सब सॉलिड जो रहता है सो आपको दो तरह का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। सॉलिड जो रहता है दो, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रहता है से दो तरह का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमरफस सॉलिड।
क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब यह हुआ जिसमें रेंज सब क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस पे रेंज होता है, वो हार्ड होता है। एमरफस सॉलिड सॉफ्ट होता है। ये प्लास्टिक है ना, यह एमरफस सॉलिड हुआ। क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टोन, कोल थोड़ा भी करेंगे तो क्या हो जाए, टूट जाता है, जिसको ब्रिटल स्टेट में हर हमेशा रहता है, भंगुर अवस्था में रहता है। इस चैप्टर में तो हम दो देखेंगे, क्रिस्टलाइन और एमरफस रहता है। हमको पूरा चैप्टर जो लेकर चलना है सो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, पूरा चैप्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में चलते हैं। तो सॉलिड दो तरह का होगा, क्रिस्टलाइन और एमरफस। क्रिस्टलाइन दो सॉलिड विच हैव डिफिनिट ज्योमेट्री, शेप, एज, फ्लैट फेस, शेप हुआ आकार, शार्प रहता है, शार्प एज, एज के लेंथ, और फ्लैट रहता है, फास्ट रहता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, थोड़ा रेंज दूर दूर पर रहता है, उसको कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल, वो बहुत हार्ड होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड इटीसी। आर एमरफस सॉलिड जस्ट सॉलिड which do not have रेगुलर अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहता, कोई कहीं रहता है, अरेंजमेंट रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शॉर्ट रेंज में रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर को कल्ड, उसको कहते हैं एमरफस। ग्लास, रबर, ग्लास को कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड ग्लास को, या स्यूडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड। ग्लास को ध्यान में रखिएगा, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, और स्यूडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड। इसमें ग्लास जो रहता है, कुछ ग्लास का प्रिपरेशन जो रहता है हाई टेम्परेचर रहता है, एक बार 0 डिग्री टेम्परेचर पर रहता है, तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं रहा कहीं नहीं रहा, उसमें ज्यादा गायब हो जाता है। इसलिए ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड में, स्यूडो सॉलिड में कहा गया है, जो ग्लास तो दो तरह। डिफिनिट डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होता है और एमरफस सॉफ्ट होता है, तो इसको हम डिफरेंस कर रहे हैं, तो इस तरह का डिफरेंस कर रहे हैं जिसका प्रॉपर्टी भी दोनों को लिख रहे हैं और डिफरेंस भी हो जाए। तो एक तरह प्रॉपर्टी लिखा है, प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड। तो प्रॉपर्टी में शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है और एमरफस के इरेगुलर शेप होता है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट एट शार्प टेम्परेचर, निश्चित टेम्परेचर पर, माने हाई टेम्परेचर पर, शार्प मतलब क्लियर टेम्परेचर पर यह रहता है। इस सॉफ्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, थोड़ा ही टेम्परेचर पर एमरफस क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब एक दूसरे से जब कोई सबस्टांस जुटता है तब जो हीट जो रिलीज करता है, फ्यूजन कहते हैं। तो दे हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव डू नॉट डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। अब एनिसोट्रॉपी, अब एनिसोट्रॉपी होता है क्या, जस्ट हम बता देते हैं। जो आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, एमरफस होता है आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक मतलब सेम शेप, स्ट्रक्चर, साफ रहता है। हम दिखला देते हैं आइसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक क्या होता है। नेचर में ट्रू सॉल्यूट, क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होता है, परफेक्ट सॉलिड होता है क्योंकि उसमें रेगुलर अरेंजमेंट रहता है पार्टिकल्स। और एमरफस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास जो हुआ सुपर कूल्ड लिक्विड हुआ। ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव समय कहीं के पूछता रहता है। अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लॉन्ग अरेंजमेंट ऑर्डर होता है। और एमरफस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर होता है। तो शॉर्ट रेंज कहने का मतलब नजदीक नजदीक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है, और क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज में दूरी दूरी पर पार्टिकल्स रहता है। तो
देखें, अब हम एक डिस्कस करते हैं एनिसोट्रॉपिक पर और आइसोट्रॉपिक पर। आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी सच एज, देखिए आइसोट्रॉपी में इलेक्ट्रिकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक जिसको आपको कहते हैं, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ग्लास, वो ज्यादा आपको लाइट ग्लो करता है। तो इस सब में जिसमें क्या हो, आइडेंटिकल हो, ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, इधर उधर जिस सब के सॉलिड में हो उसको कहा जाता है। जैसे ग्लास और लिक्विड सब में सब डायरेक्शन में एक रहता है, तो गैस लिक्विड में लाइक ऑल डायरेक्शन रहे गैस और लिक्विड में, तो दो प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोट्रॉपी। एमरफस सबस्टांस आर जो रहता है आइसोट्रोपिक होता है। जैसे गैस ऑल डायरेक्शन में चलता है, लिक्विड इधर उधर सब डायरेक्शन में सब सेम वैल्यू होगा, सब और सेम होगा, उसको कहेंगे आइसोट्रोपिक। आर डिफरेंट वैल्यू ऑल डायरेक्शन में, वही इलेक्ट्रिकल गुण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल, उस डायरेक्शन में कुछ, उस डायरेक्शन में कुछ होगा, तो उसको कहा जाता है एनिसोट्रॉपी कहा जाता है। तो एमॉर्फस सॉलिड जो रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, सो एनिसोट्रॉपिक नेचर होता है। तो दो प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल, refractive index, etc are different value in different direction which is called, उसको कहते हैं कौन चीज, एनिसोट्रॉपिक। और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एनिसोट्रॉपिक, और एमॉर्फस सॉलिड होता है आइसोट्रॉपिक। पेन कॉपी लेकर बैठ के सब नोट बनाना, सबको लिखते जाना, बस एक बार दो बार, एक बार नहीं समझ हो तो दो बार तीन बार वीडियो को रिपीट करना, कमेंट करते रहना, तो उस पर हम भी गाइड करते रहेंगे। देखिए हम लोग तो पढ़ते गए सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, सॉलिड के प्रॉपर्टीज देख लिए। सॉलिड दो प्रकार के, एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन। हमको पूरा चैप्टर जो है पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है सो चार प्रकार के होता है। एक आयनिक सॉलिड, सेकंड कोवैलेंट सॉलिड, थर्ड मोलिकुलर सॉलिड, फोर्थ में मेटेलिक सॉलिड। यह सॉलिड के जो हमको पूरा चैप्टर पढ़ना है क्रिस्टलाइन के बारे में, एमॉर्फस के बारे में नहीं, पूरा क्रिस्टलाइन के बारे में। तो यह जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो चार प्रकार का जो रहता है, सो किसके आधार पर, तो सॉलिड में बॉन्ड एक दूसरे से जुटा हुआ रहता है, पार्टिकल्स जो रहता है उसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। तो कोई में एटम होगा, कोई में आयन होगा, कोई में मॉलिक्यूल्स होगा। अब बॉन्ड इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस जो रहता है तो नहीं है, तो उसमें बीच में फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पर इसको चार भाग में बांटा गया है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहता है, किसी में एटम होगा, किसी में मॉलिक्यूल्स होगा, किसी में आयन्स होगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स, किसी में आयनिक बॉन्ड होगा, किसी में कोवैलेंट बॉन्ड होगा, किसी में वैन डर वाल फोर्स होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, किसी में आपको मेटेलिक बॉन्ड होगा। तो नंबर एक आयनिक सॉलिड। अब ये देखते हैं हम, आयनिक सॉलिड है। तो आयनिक सॉलिड जो रहता है, ये इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहता है सो आयंस रहता है। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब सोडियम क्लोराइड है, Na+Cl-, इस प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बना तो हो गया आयनिक बॉन्ड, ठीक है। यह प्लस माइनस, यह हो गया आयन। तो आयनिक सॉलिड को जो डिफाइंड करेंगे, दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन व्हिच constituent particles are iron, constituent particles are iron and intermolecular force is ionic bond, जिसमें intermolecular force ionic bond। आस्ते से देखो, लिखो, constituent particles are iron and intermolecular force is ionic bond which is called ionic solid।
एग्जाम्पल में NaCl, MgCl, Zn, CaCl, तो वही हम जो है यही आयनिक बॉन्ड को हम लोग कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो जिसमें कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा आयनिक। सावधानी पूर्वक सबको लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है इन वैसे। सेकेंड, कोवैलेंट और नेटवर्क। तो कोवैलेंट जो रहेगा तो जिसमें यह जो पार्टिकल्स जुड़ा रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें एटम होगा, इसमें बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो आप कहते थे जिसमें कूलम्बिक फोर्स होता था, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड जो रहता सर, कोवैलेंट बॉन्ड। तो दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन व्हिच constituent particles are atom, constituent particles atom, and intermolecular force is covalent bond, which is called, कौन चीज कहेंगे उसको, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, जिसमें constituent particles atom, intermolecular force आपको कोवैलेंट बॉन्ड। अब यह होता है एग्जाम्पल में कोवैलेंट बॉन्ड, एग्जाम्पल में SiO2, क्वाड, SiC, डायमंड, ग्रेफाइट। देखिए आप डायमंड में जो है एटम कार्बन ही रहता है, कार्बन कार्बन कार्बन, जेंट लाइक स्ट्रक्चर बनता, राक्षस की तरह, अंत लेता ही नहीं है, रहता है कार्बन एक के साथ चार चार जुटा हुआ रहता है। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ मोलिकुलर सॉलिड, यह जो मोलिकुलर सॉलिड जो रहता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिकुल्स होगा। अब फोर्स जो रहता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, लंदन फोर्स या वंडरवाल फोर्स, उसको कहेंगे मोलिकुलर सॉलिड। तो दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन व्हिच constituent particles are molecules and intermolecular force is hydrogen bond, London force, which is called molecular solid। एग्जाम्पल में H2O वाटर, वैसे वाटर नहीं, वो तो लिक्विड हुआ, किसके रूप में, आइस। यह जो बॉन्ड जुटे रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा रहता है, आइस, HCl, SO2, H2, Y2, Ar, CCl4, यह सब जो रहेगा मोलिकुलर सॉलिड, जो मोलिकुल्स रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट। मेटलिक सॉलिड, अब आयरन का रॉड देखते हैं बहुत बड़ा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटलिक सॉलिड में आपको क्या हो, मेटल हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल, और उसका फोर्स जो रहेगा मेटलिक बॉन्ड रहे, इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें कौन सी रहे, मेटलिक बॉन्ड रहे, तो उसको कहा जाता है मेटलिक सॉलिड। एग्जाम्पल में जो मेटल हो, आयरन, कॉपर, एजी, सिल्वर, एजी, मैग्नीशियम, etc। तो यानी यह कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो चारों प्रकार जो निर्भर करता है से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और फोर्स पर। तो किसी में आयनिक में इंटरमोलिकुलर फोर्स, आयनिक बॉन्ड, कूलम्बिक फोर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन, मोलिकुलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिकुल्स, अब फोर्स जो रहेगा सो लंदन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। कोवैलेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम और उसका बीच के बॉन्ड जो रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड। मेटलिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल और उसमें जो बॉन्ड रहेगा सो मेटल, उस आर बॉन्ड जो रहेगा मेटलिक बॉन्ड, जो मेटल हो सो वह मेटल सब को यूज करें। ओके, अब ट्रैक बदल चुका। अब सॉलिड का हमको पढ़ना क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो डिस्कस पहले हमको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस और इसी को कहते हैं स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस होता है क्या, जो सॉलिड तो बना हुआ रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। अब इसी मार्कर को ऐसे तोड़ेंगे तो छोटा छोटा पार्टिकल्स निकलेगा, चाहे एटम ले मोलिकुल्स, आयंस हो, तो देखे वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
जब आपको रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, जुटता हुआ रहता है, तो जुट कर वो टेंडेंसी करता रहता है जो मोलिक्यूल से स्पेस से 100 वो डिफिनिट ज्योमेट्री हो जाता है, निश्चित आकार के सॉलिड का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, तो उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस। ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मोलिक्यूल्स इन ए स्पेस to show geometry of the crystal is called space lattice। छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट रहता है तो वो कहलाता है कौन चीज, स्पेस लैटिस। वही ऐसे भी कह सकते हैं 3 डायमेंशनल। तो यह जो अरेंजमेंट होता है दो तरह से, 2 डायमेंशनल भी होता है और 3 डायमेंशनल भी होता है। तो 2 डायमेंशनल कहने का मतलब 2 ठो एक्स रहते हैं, एक्सिस रहेगा, पैरेललोग्राम सब रहता है 2 डायमेंशनली में, केवल 2 ठो अक्सर लेंथ और ब्रेथ, बीच में एंगल रहेगा तो उसको 2 डायमेंशनली। 3 डायमेंशनली 3 एक्सिस रहेगा, एंगल भी इसमें 3 ठो रहेगा, तो 3 डायमेंशनली स्पेस में 3 डायमेंशनली कलेक्शन पॉइंट को भी कहा जाता है स्पेस लैटिस, और 3 डायमेंशनल कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। 3 डायमेंशनली में पॉइंट कलेक्शन को या मोलिक्यूल एटम के रेगुलर अरेंजमेंट को उसको कहा जाता है स्पेस लैटिस। यह जो होता है ना 3 डायमेंशनली 14 टाइप 14 प्रकार का होता है। देयर आर 14 पॉसिबल ऑफ 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड कौन सी, ब्रेविस लैटिस। उसी 14 टाइप को उसको कहते हैं ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस जर्मनी का मैथमेटिशियन था, तो यह नहीं कोई बात है जो यह ब्रेविस लैटिस। इसमें कहता है, आप देखिए अब यह स्पेस पॉइंट हो गया, एक दूसरे से जहां से एक दूसरे से ज्वाइन करता है वो पॉइंट स्पेस लैटिस, जो एक दूसरे से ज्वाइन करेगा उसको कहते हैं लैटिस पॉइंट, क्रिस्टल पॉइंट। ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट एक दूसरे से ज्वाइन करता है, रिपीटेड ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस, वही बार बार क्या करता रहता है, रिपीट करता है। तो यूनिट सेल ऑफ रिपीटिंग यूनिटी, जो यूनिट सॉलिड के फॉर्मेशन में छोटा छोटा पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्वाइन हुआ, रेगुलर अरेंजमेंट, उसको हम स्पेस लैटिस कहते हैं। वही स्पेस लैटिस एक दूसरे से ज्वाइन होकर वो परफेक्ट सॉलिड की तरह इनिशिएट करता है, उसको कहते हैं यूनिट सेल। तो हम देखते हैं यूनिट सेल को उसको डिफाइन करेंगे तो यूनिट सेल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहता है, इससे पहले स्पेस लैटिस जो देखे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहता है जो रिपीट करेगा, रिपीटिंग बार बार जो रिपीट करेगा, रिपीटिंग यूनिट जो रहता है ना कहा जाता है यूनिट सेल। यूनिट सेल में भी डिफाइन एज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न सच एज ब्लॉक ज्योमेट्री which is repeated again and again to form entire crystal। entire मतलब वो पूर्ण क्रिस्टल के रूप में। देखिए सॉलिड है, छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल्स रहता है, उसको चाहे एटम या मोलिक्यूल्स वो इनिशिएट करता है, उसी को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस। वही स्पेस लैटिस जो रहता है, अब मान लीजिए यह ज्वाइन एक क्यूब है, 3 डायमेंशनली लेकर चलते हैं, क्यूबॉइड है। अब यह क्यूबॉइड जो है, अब इसमें यह पॉइंट, यह पॉइंट, यह पॉइंट, यह पॉइंट, अब यही हर हमेशा क्यूब एक रिपीट करेगा, यूनिट सेल यही रिपीट करेगा, एक परफेक्ट सॉलिड बनेगा जिसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, स्पेस लैटिस। अब इस दोनों पॉइंट पर पकड़े, इसके मिलाकर एक सॉलिड, फिर यह पॉइंट पकड़े, यही 2 पॉइंट के, तो जो पॉइंट रहता है क्रिस्टल पॉइंट कहते हैं, फिर यह सॉलिड पॉइंट, फिर यह पॉइंट, ऐसे करके बार बार यह रहता है, जो इस पॉइंट से जोड़ता है लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब यह क्यूब बार बार रिपीट हुआ एक सॉलिड में, तो वही हम उसी को कहते हैं ब्लॉक या ज्योमेट्री, या किसी में टेट्राहेड्रल रहेगा, किसी में हेक्सागोनल शेप के रहेगा, किसी में क्यूब रहेगा, किसी में क्यूबॉइड रहेगा। तो इसके अनुसार जो सॉलिड जो हम देखे थे 14 टाइप्स के ब्रेविट, यही रिपीट जो होता है,
तो यह रहता है तो यूनिट सेल, छोटा स्पेस लैटिस कंपेयर तो यूनिट सेल रिपीट होकर वो क्रिस्टल लैटिस बनाता है। यह होता है 14 टाइप्स पॉसिबल, जिसको ब्रेविस लैटिस का, उसमें हाफ सिमिलर होता है। वही सिमिलर जो होता है यूनिट सेल जो रहता है उसको 7 ब्रेविस लैटिस कहते हैं। ब्रेविस नाम रखा, 7 ब्रेविस लैटिस या ब्रेविस लैटिस कहिए। 14 पॉसिबल में से 7, तो 7 में से हमको क्यूब पढ़ना है, केवल हम तो लिख देते हैं 7। यह जो टाइप जो क्लासिफिकेशन होता है सो एज लेंथ पर, इसको तो आप लिख लिए। अब देखिए इसमें यह जो रिपीट करेंगे, अब यह जो है यूनिट सेल जो रहता है उसे 2 तरह का रहेगा, हम लोग देखेंगे। अब इसमें यह एक क्यूबॉइड है। अब इसको एक्सिस लेकर चलते हैं, यहां पॉइंट पर ए बी सी एक्स वाई और जेड। एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को इसको कहते हैं एज लेंथ ए बी सी। इसमें एंगल अल्फा बीटा और गामा। इस डिस्टेंस एंगल के अनुसार यह जो होता है 7 टाइप। क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है, एंगल प्रत्येक इक्वल होता है 90 डिग्री। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं होता है मगर एंगल सब परपेंडिकुलर। इसके अनुसार यह 7 प्रकार का होता है। उसमें से हमको केवल पढ़ना है तो केवल एक क्यूब के बारे में पूरा अब रिपीटिंग चलेंगे क्यूब के। तो यूनिट सेल 2 तरह का होता है, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता है सेंटर यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेंटर पर ही रहेगा, सेंटर पर रहेगा। तो इसको कहा जाता है आपको केवल ओनली सेंटर पर रहे तो उसको कहते हैं प्रिमिटिव। सेंटर के अलावा कहीं बेस पर रहे तो उसको कहते हैं सेंटर यूनिट सेल। तो सेंटर यूनिट सेल होता है बॉडी सेंटर, कहीं बॉडी पर रहा, क्या प्रत्येक फेस पर रहता है तो उसको फेस सेंटर क्यूब कहते हैं, यह फेस सेंटर भी होता है। तो पूरा हमको चैप्टर लेकर चलना है यूनिट सेल कि यह 7 रहता है, उसमें से हम केवल क्यूब के लिए। अब किसमें क्रिस्टल सिस्टम, तो क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का होता है। टाइप ऑफ क्रिस्टल पॉसिबल 14 टाइप। 14 टाइप में हाफ जो सिमिलर होता है। अगर क्रिस्टल सिस्टम पूछे तो 7 टाइप। क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप। क्रिस्टल सिस्टम कितना टाइप का होता है? 7 टाइप के। क्यूबिक, टेट्रा गोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक। यह जो टाइप होता है उसका एंगल और साइड के अनुसार, एंगल और साइड के अनुसार, अगर इसमें साइड तीनों साइड इक्वल है, अब हम लोग एक्सिस लेकर चले ना, कहे ना एक्सिस रहता है ए बी और सी, तो तीनों ए बी सी तीनों साइड इक्वल हो, प्रत्येक एंगल इक्वल हो, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है, तो उसको कहते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एग्जाम्पल दे दिए कॉपर, जेडएनएस को जिंक ब्लेंड कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड NaCl। टेट्रागोनल, इसमें 2 साइड इक्वल होता है, थर्ड साइड इक्वल नहीं होता है, तो इक्वल टू बी 2 साइड इक्वल, थर्ड, मगर ईच एंगल, प्रत्येक एंगल जो होता है अल्फा बीटा गामा सब के सब 90 डिग्री होता है। एग्जाम्पल में व्हाइट, टीन, SnO2, Ti2 ETC सॉलिड लिए हैं। ऑर्थोरोम्बिक, इसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती, इसमें साइड इक्वल नहीं होता है मगर ईच एंगल 90 डिग्री होता है, कोई साइड इक्वल नहीं होता है मरीचन रोहम, तो वो यह होता है। एग्जाम्पल रोहम्बिक सल्फर, CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल जिसको बोलते हैं। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा मगर 2 एंगल अल्फा गामा 90 डिग्री होता है, थर्ड एंगल जो अल्फा बीटा और थर्ड एंगल 120 होता है। अब इसमें मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं,
उसी तरह से हेक्सागोनल, दो ठो साइड इक्वल होता है, थर्ड साइड इक्वल नहीं होता है। तो यह साइड कौन सा, ट्रायगोनल में तीनों साइड इक्वल होता है, कोई एंगल 90 डिग्री, दो ठो एंगल इक्वल होता है, थर्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ट्राइक्लेनिक इच साइड इसमें इक्वल नहीं होता, इस हिसाब से एंगल साइड पर हमको पूरा क्यूबिक सिस्टम लेकर चलना है। क्यूबिक 7 क्रिस्टल लैटिस में हमको इसमें लेकर चलना है, क्यूबिक के लेकर। तो देखिए हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट में पूरा निचोड़ देखिए आप लोग, हम लोग इसमें देखें जो सॉलिड दो तरह का, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। तो पूरा चैप्टर हमको एमॉर्फस लेकर क्रिस्टलाइन लेकर चलना है। क्रिस्टलाइन 4 तरह का देखे थे, एक आयनिक, मोलिकुलर, कोवैलेंट, मेटेलिक के। तो उसके बाद यूनिट सेल हम देखे, यूनिट सेल जो स्पेशलाइटिस जो पॉइंट रहता था वही मिलकर यूनिट सेल बनता है। यूनिट सेल कंबाइंड होकर एक कंप्लीट क्रिस्टल बनाता है, क्रिस्टल सिस्टम जिसको आप सॉलिड कहते हैं, वो 7 टाइप होता है। उसमें हमको केवल लेकर चलना है क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। तो क्यूबिक क्रिस्टल जो रहता है यह 3 तरह का होता है। क्यूबिक क्रिस्टल जो रहता है उसमें 3 प्रकार के होता है। देखिए क्यूबिक यूनिट सेल 3 तरह का होता है, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब। अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूब के। तो देखिए सिंपल क्यूब ऐसे लिखे, ठीक, इसमें एटम केवल कॉर्नर पर रहता है और एक दूसरे से अटैच रहता है। सिंपल क्यूब में एटम जो रहता है कॉर्नर पर रहा और सबके सब अटैच रहा। यह देखिए, यह पकड़े, इससे साथ, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इसको पकड़ते हैं, इससे भी, इससे भी, इससे भी, या इससे, या इससे, या भी, या इससे, या इससे, या इससे, या इससे, या इससे, इसको पकड़े, या इससे, या इससे, या इससे, या इससे, या इससे, इसको पकड़े, या इससे, इससे। अब देखिए आप सॉलिड रफ जैसे लगा आपको, तो स्वाभाविक है। अब यह है, इसमें 8 कॉर्नर है, सबके सब अकेला नहीं है, सबके सब हिस्सा है, सबके सब अटैच हुआ है। तो हम फ्रेश लेकर चलते हैं। तो इसमें सिंपल क्यूब में एटम प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर, एटम प्रत्येक कॉर्नर पर अटैच रहता है और एक दूसरे से इसमें आपको जुटा हुआ रहता है, एक दूसरे से आपको इसमें जुटा हुआ रहता है, कॉर्नर पर रहेगा, दूसरे से अटैच रहेगा। इसमें तो अब हम इसमें कॉर्नर पर जो हम अटैच देखते हैं, ठीक है, कॉर्नर पर है। तो कॉर्नर इसमें कितना होता है, 8 ठो कॉर्नर है। अब 8 कॉर्नर है, यहां से यहां से यहां से यहां से सबके सब अटैच हुआ है। ईच कॉर्नर पर टुवार्ड्स ईच कॉर्नर के हिस्सा हो गया 1/8। टोटल नंबर ऑफ इट, कॉर्नर तो है 8 ठो कॉर्नर है, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई कर दी, 1/8 × 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूब में 1 होता है, याद रखिएगा। सिंपल क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं इसमें डायग्राम भी बना लेंगे, आप लोग डायग्राम भी इसको यूज करेंगे, बना लेंगे। अब इसमें देखते हैं बीसीसी में कॉर्नर पर तो रहेगा ही, कॉर्नर पर एटम रहता ही है। यह हो गया बीसी, एक बेस पर, फेस बेस पर दे ईच कॉर्नर, कॉर्नर के अलावा
एक हम डाल दिए बेस पर, तो एट बना लीजिएगा फिगर बॉडी सेंटर में, एट बॉडी पर आपको कितना हो गया 8, कॉर्नर पर इसमें 8 कॉर्नर है, सबके सब अटैच एटा होगा, तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर एक बॉडी के, तो टोटल नंबर ऑफ एटम बीसीसी में कितना हो गया 2, सिंपल क्यूब में 1। अब हम देखते हैं एफसीसी में। एफसीसी में अब जो आपको कॉर्नर पर तो रहेगा ही, कॉर्नर के अलावा फेस पर रहता है। प्रत्येक कॉर्नर, कॉर्नर के अलावा फेस फलक, देखिए एक तो यह फेस हुआ, एक यह फेस हुआ, एक यह फेस हुआ, एक यह फेस हुआ, एक यह, एक इसका अंदर में, तो जो रहता जो फेस यह है, यह फेस एक है, तो फेस हाफ फेस सेम होता है, तो नंबर ऑफ एटम फेस पर 6 ठो फेस है, मगर 1/6, मगर हाफ क्या होता है सिमिलर होता है, 6 फेस है इंटू 1/2, हाफ सेम होता है इसलिए 3 हुआ, तो नंबर ऑफ टोटल कॉर्नर पर तो रहता ही है, कॉर्नर पर वाला 1 हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम 3 + 1 कितना हो गया 4। तो ध्यान में रखिए बीसीसी में सिंपल क्यूब में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, यह सब सवाल होगा। चैप्टर का मूल बात अब शुरू होने वाला है, यह सब बेसिक बात था। अब बीसीसी पर इसका सॉलिड का डेंसिटी निकालेंगे, उस पर हम लोग सवाल देखेंगे, क्लोज पैकिंग कैसे रहता है वह देखेंगे। क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज मतलब बंद। हम लोग से सॉलिड जो पढ़े हैं, तो सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सब रहता है, तो हर हमेशा सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेगा, सो कम से कम पूरा पैक रहे, कम से कम उसमें जगह खाली हो, उसको कहा जाता है क्लोज पैक। वो व्यवस्थित कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे करके रखते हैं स्पेस को, इस रखने की व्यवस्था को कहा जाता है क्लोज पैकिंग। इसमें जितना अच्छा से पैक रहेगा यानी डेंसिटी उतना होगा, वॉल्यूम कम हो, जितना वॉल्यूम कम होगा वो अच्छा माना जाएगा डेंसिटी। इसलिए कहते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, फॉर्मेशन क्रिस्टल के बनने में, क्रिस्टल मतलब सॉलिड के बनने में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वही एटम या मोलिक्यूल्स जो है गेट क्लोजली पैक टुगेदर, एक मोलिक्यूल्स पैक रहता है। इन व्हिच केस, इस स्थिति में वॉल्यूम इज मिनिमम, मैक्सिमम डेंसिटी, वॉल्यूम ऐसा तरह से वॉल्यूम कम हो, मैक्सिमम डेंसिटी हो, एंड स्टेबिलिटी अटेंड, स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, तो दिस टाइप पैकिंग इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। यानी जितना नजदीक से नजदीक क्लोज पैक रहेगा, जिसमें वॉल्यूम कम हो, डेंसिटी ज्यादा हो, स्टेबिलिटी हो, उसे कहा जाता है पैकिंग, क्लोज पैकिंग। तो पैकिंग जो रहता है क्लोज पैकिंग दो तरह की 3 वे में चलता है। क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। 3 वे में 1 डायमेंशनल में भी, 2 डायमेंशनल में भी और 3 डायमेंशनल में भी। तो यानी the formation of crystal constituent particles get closely packed together, पैक रहता है, in which case volume is minimum, maximum density रहेगा, स्टेबिलिटी दिस टाइप के, उसको कहा जाता है क्लोज पैकिंग। तो यह क्लोज पैकिंग जो रहता है, तो अब हम इसमें 1 डायमेंशनल देखते हैं। तो 1 डायमेंशनल में पैकिंग में जो रहेगा केवल ओनली 1 लेयर रहता है, 1 लेयर अटैच रहे। हाँ, अब यह जो स्फीयर जो रहता है, एटम या मोलिक्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स,
उसका शेप रहता है स्फीयर की तरह और वॉल्यूम सबका सेम रहता है। अब यह जो एक दूसरे से अटैच रहता है, इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। केवल ओनली वन लेयर रहता है, केवल एक ही लेयर रहता है वन डायमेंशनल पैक में। अब कहने का मतलब वन स्फीयर अटैच टू अनदर टू स्फीयर, एक स्फीयर के साथ दो ठो स्फीयर अटैच रहता है। अब इसके साथ देखिए दो ठो है, इसके साथ दो स्फीयर, इसके साथ दो स्फीयर, इसके साथ दो स्फीयर, इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर अटैच टू अनदर स्फीयर, एक स्फीयर के साथ जितना दूसरा स्फीयर अटैच रहता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वन डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 2। अब क्लोज पैकिंग हम देखते हैं। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल में टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दो तरह से होता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दो ऐसे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है? वन स्फीयर के साथ नंबर ऑफ स्फीयर, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम दोनों में सेम रहता है। हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में नंबर ऑफ स्फीयर सेम रहता है। जितना हॉरिजॉन्टल रो ऐसे हॉरिजॉन्टल हुआ, इसमें अगर स्फीयर 1 2 3 4 दिए तो वर्टिकल में भी इसमें भी 4 स्फीयर डालेंगे। 1 2 3 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में सेम रहता है इसमें। और ईच स्फीयर अटैच टू अनदर 4 स्फीयर, एक स्फीयर दूसरा 4 स्फीयर से रहता है अटैच। मान लिया हम इसी को पकड़ लिए, यह है 1 2 3, इसके साथ अटैच है, यह 4, यह भी इसके साथ। जब अटैचिंग स्फीयर के जो एक दूसरे से इसके साथ अटैच हुआ है, इसको जो अगर ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो शेप होगा स्क्वायर की तरह, इसलिए इसे कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब देखिए जॉइन रहता है तो इसको यहां से मिलाए, इसको यहां से मिलाए, इसको यहां से मिलाए, इसको यहां से मिलाए, यानी यह काइटोस्फीयर मैंने शेप हुआ स्क्वायर की तरह, इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, जो यह लेयर, यह लेयर, यह लेयर, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में लेयर जो होता है ए ऐसे ऐसे करके चलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग को कहेंगे, इन दिस क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल है, सेम नंबर ऑफ स्फीयर प्रेजेंट, हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम, बट each sphere to attach to another 4 sphere,
सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. अटैचिंग स्फीयर सेंटर, अटैच जो करता है सेंटर, ज्वाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ए स्क्वायर शेप, सो इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग. तो ध्यान में रखिए, लेयर चलता है ऐसे ऐसे सेम लेयर, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 4. उसी तरह से शेप जो होता है, शेप हो गया कितना, स्क्वायर. शेप जो होता है स्क्वायर की तरह होता है. अब हम देखते हैं इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में HCP, इसमें जो रहता है लेयर दो ठो अलग अलग चलेगा. लेयर ए बी ऐसे ऐसे डॉट. कोऑर्डिनेशन नंबर CN, कोऑर्डिनेशन नंबर 6. शेप हेक्सागोनल. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में लेयर दो, जैसे ये सेम लेयर चलता था, इसमें दो डिफरेंस लेयर चलता है. वन हॉरिजॉन्टल रो में ईच लेयर स्फीयर एक दूसरे से वन स्फीयर डिस्प्लेस रहता है, एक आगे चलता है एक पीछे चलता है. तब एक ईच स्फीयर अटैच टू अनदर 6 स्फीयर, प्रत्येक जो रहता है दूसरा से 6 स्फीयर से अटैच रहता है. अटैचिंग स्फीयर को सेंटर को जो अगर ज्वाइन करते हैं तो उसका शेप होता है हेक्सागोनल की तरह, इसलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं. 3 डायमेंशनली क्लोज पैकिंग, 3 तरह का, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्लोज. 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो होता है क्या, यह भी 2 तरह का है. एक हो जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जैसे 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. सेकेंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में HCP में, इसमें हेक्सागोनल में जो रहता है क्या, फिर उसी तरह से लेयर ए बी, शेप हेक्सागोनल, इसलिए से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर CN 6, ध्यान में रखिए हेक्सागोनल के. अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में इसमें डिफरेंट 3 ठो लेयर जो रहता है ABC डॉट डॉट. शेप जो रहता है क्यूब की तरह, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, क्योंकि एक स्फीयर अनोदर जो रहता है 12 से अटैच रहता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है से 12 होता है. देखिए अब हम लोग देखते हैं टॉपिक्स वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइड. वॉइड्स को होल, और इसी को हम होल, छिद्र भी बोल सकते हैं, और होल. अब सॉलिड आपको स्फीयर से अटैच रहता है, अटैच रहने के बाद इसमें कुछ जगह क्या रह जाता है, खाली. इसी खाली जगह को हम लोग कौन सी कहते हैं, वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइड, होल. इन क्रिस्टल लैटिस इन फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड constituent particles attached to each other, some space is vacant, कुछ जगह इसमें क्या रह जाता है, खाली रह जाता है. उसी स्पेस खाली जगह को कहा जाता है वॉइड्स कहा जाता है. रहता है खाली स्पेस को, उसी को कहा जाता है वॉइड्स कहते हैं. तो द स्पेस विच इज लेफ्ट, बचा हुआ रहता है इन बिटवीन द क्लोज पैक अरेंजमेंट इज विच इज नोन एज वॉइड्स और होल. तो यह पाइप, अब यह जो है 2 तरह का होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल, TOOT
TOO मतलब ऑक्टाहेड्रल, टी मतलब टेट्रा, माने ये जगह जो है ऐसे करके किसी में ऑक्टाहेड्रल रहता है, कोई टेट्राहेड्रल की तरह रहता नहीं, रियली टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की तरह दिखाता है। स्पेस जो वहां पर ये जगह जो खाली रहता है, वैकेंट स्पेस, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। तो वॉइड्स आपको दो तरह का हुआ, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स में दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यह वॉइड्स बनने के लिए कम के कम 4 स्फीयर चाहिए, 4 स्फीयर चाहिए, 3 स्फीयर बॉटम में और 1 स्फीयर इसके टॉप पर रहता है। 3 सॉलिड है तो बहुत जगह पूरा रहेगा, मगर कहेंगे मिनिमम एक पॉइंट पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लेयर 3 स्फीयर बॉटम में, 1 स्फीयर टॉप पर एट ए पॉइंट। तो जब इसको खोलते हैं ना, यह ठीक हटाते हैं तो यह इसका शेप जो लगता है अपोजिट इक्विलेटरल ट्रायंगल के अपोजिट रिवर्स में लगता है, जो पॉइंट लगता है तो वह शेप मालूम पड़ता है टेट्राहेड्रॉन की तरह, इसलिए टेट्राहेड्रल कहते हैं। एज्यूम दिखाई देता है, बल्कि रियली टेट्राहेड्रल नहीं रहता है, तो इसलिए टेट्राहेड्रल। तो वही ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो बनता है 3 स्फीयर बॉटम में और 3 स्फीयर इसके टॉप पर, 3 स्फीयर टॉप पे मालूम पड़ता रहता है, यानी इसमें कितना स्फीयर से अलग अलग कर दिए, 3 स्फीयर, वह मालूम पड़ता ऑक्टाहेड्रल की तरह, बल्कि रियली ऑक्टाहेड्रल नहीं रहता, वो जगह खाली जगह जो रहता है ऑक्टाहेड्रल की तरह मालूम पड़ता है, इसलिए उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 6 स्फीयर चाहिए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनने के लिए कितना स्फीयर चाहिए, मिनिमम 4 स्फीयर चाहिए। टॉप पर 1 स्फीयर, बॉटम पर 3 स्फीयर। अब देखिए इसे यह चीज ध्यान रखिए, सबके सब क्वेश्चन रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहता है। अगर हम टेट्राहेड्रल लेट सपोज किए, मान लिए नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग प्लैक स्फीयर है n, सॉलिड में स्फीयर n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बनेगा से 2n, ऑक्टाहेड्रल जितना उसमें स्फीयर रहेगा उतना ही बनेगा। नहीं समझे बात? कोई सॉलिड है, सॉलिड में आपको 25 स्फीयर है, ठीक है, और 25 स्फीयर है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना बनेगा, सेम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 25 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखो स्फीयर n का मतलब 25, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वैल्यू 2n, तो वही 2 से, इसलिए हम टेट्राहेड्रल के 2 × 25 यानी 50। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनने के लिए जितना स्फीयर रहेगा उतना ही बनेगा, टेट्राहेड्रल जितना स्फीयर रहेगा उसका डबल बनेगा। सपोज करो कोई क्वेश्चन में पूछे, अगर सॉलिड में 20 स्फीयर है, फाइंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अच्छा 20 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम बनेगा, तो 20 बनेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहेगा तो दुना कर दो, तो 40 बनेगा। अब हम इधर सब पढ़ लिए, देखिए पूरा सॉलिड पढ़ने का, नीचे सॉलिड के क्लासिफिकेशन सब पढ़ लिए, उसके बाद सॉलिड के टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद सॉलिड में यूनिट सेल सब, स्पेशलाइटिस, क्लोज पैकिंग, सॉलिड का वॉइड्स, यह सब पढ़ लिए, बेसिक बात सब पढ़ लिए।
अब जो सॉलिड में स्टेट में जो पढ़ाई होगा से न्यूमेरिकली पढ़ाई होगा। यह सब बेस देखिए, एक बार नहीं समझिएगा तो 2 बार 3 बार उस वीडियो को पढ़ते रहिएगा। देखिए वीडियो लॉन्ग हो सकता है, वीडियो लॉन्ग हो सकता है, उससे नहीं घबराइए, मटेरियल आपको मिलेगा लेगा। अब हम इस पर लॉन्ग पर नहीं जाइए, पढ़ने के लिए उसको देखना ही पड़ेगा आपको। और अब हम न्यूमेरिकलाइज चलेंगे, डेंसिटी निकालेंगे, सॉलिड में पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे, वो सब परसेंटेज निकालेंगे, इस सब पर न्यूमेरिकल बनता है। तो नेक्स्ट में जो है यही हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो इसलिए सब के सब देखते रहिए इसको।